हेलो स्टूडेंट्स, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा ऑफ अ यूनिट सेकंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें सबसे पहला आपका जो चैप्टर है दैट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। Principles of inheritance and variations. Principles of inheritance and variations एक्चुअली में ये क्या चीज़ है? ओके, हम यहाँ पर एक टर्म देख रहे हैं इनहेरिटेंस और एक है वेरिएशंस। एक्चुअली में इन दोनों की जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी की जाती है, एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है दैट इज़ नोन एज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about the inheritance and variations. Inheritance and variations. ओके, यहाँ पर जो टर्म है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, यानी कि इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक सॉरी स्टूडेंट, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल, काव का जो बेबी होता है वो काफ होता है। इसका मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स काव के अंदर होंगे अप्रॉक्सीमेट वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर पहुंचते हैं? काफ के अंदर पहुंचते हैं। इसी तरह से अगर हम एलिफेंट लें तो एलिफेंट का जो बेबी होता है वो भी कौन होता है? काफ होता है। और उस एलिफेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी किस में होंगे? उसके काफ में होते हैं। इट मीन्स जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दोज आर अप्रॉक्सीमेट सिमिलर टू देयर गार्जियंस। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बच्चे को उसके गार्जियन से हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इजीली डिफ्रेंशिएट करना इसका मतलब है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। तो वेरिएशंस क्या हो गए? ये होते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स, या हम कह सकते हैं बिटवीन द टू जनरेशंस या टू ऑर्गेनिज्म ऑफ जनरेशंस, ओके। अब ये इनहेरिटेंस कैसे होता है, ये वेरिएशंस कैसे आती हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। एक्चुअली में ये जो इनके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, सबसे पहले वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है, लेकिन जो मेनली क्रेडिट जाता है वो दैट गो टू मेंडल। मेंडल जिनका पूरा नाम था G.J. मेंडल। इट मीन्स G फॉर ग्रेगर, J फॉर जॉन और M फॉर मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अप्रॉक्सीमेट मिड 19th सेंचुरी, लगभग मध्य 19वीं सदी के अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, और अपने एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने लगभग 7 ईयर्स तक किए। 7 ईयर्स यानी कि 1856 से 1863, 7 साल तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। अपने एक्सपेरिमेंट
करने के लिए इन्होंने जो मटेरियल लिया था वो मटेरियल था गार्डन पी, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पायसम सेटाइवम पर इन्होंने अपने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट किए थे और इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं, जो इन्होंने की लिविंग पर किए थे ना। सबसे पहली बात आती है कि आखिर जो जीजे मेंडल थे, उन जीजे मेंडल ने पायसम सेटाइवम को ही सिलेक्ट क्यों किया था। तो इस पायसम सेटाइवम को सिलेक्ट करने के उनके कई रीज़न थे। पहला जो इनका रीज़न था कि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली अवेलेबल। आप जानते ही हैं कि हम मटर को कहीं पर भी देख सकते हैं, कहीं पर भी हमें आसानी से मिल जाता है। दूसरा, लार्ज स्केल पर मिल सकता है हमें आसानी से, जहाँ कहीं पर भी एक बड़ी सी बड़ी संख्या में मिल सकता है। दूसरा जो कैरेक्टर था वो ये था कि इन पर जो फ्लावर आते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं। इन पर जो फ्लावर आते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यानी कि अगर हम चाहें तो इन्हें हम सेल्फ पॉलिनेट भी करा सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम इनको क्रॉस पॉलिनेट भी करा सकते हैं। मतलब कि अगर हम इनके बीच में चाहे क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहें या सेल्फ पॉलिनेशन, दोनों को ही इसमें कराया जा सकता है। तीसरा इसका रीज़न था, ये एनुअल प्लांट होते हैं। एनुअल प्लांट यानी कि ये अपनी लाइफ साइकिल को एक सीज़न में इजीली कंप्लीट कर लेते हैं, इसीलिए हम बहुत कम समय में मैनी जनरेशन्स की स्टडी की जा सकती है। यानी कि अगर हम ये चाहें कि हम इसका प्योर लाइन तक रिजल्ट लें तो इजीली हम अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा हम कोई दूसरा मटेरियल लें जिसका कि लाइफ साइकिल बहुत लंबी हो तो हम उसके कई जनरेशन तक की स्टडी आसानी से नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस प्लांट को इजीली उगाया भी जा सकता है, आसानी से इजीली रेज्ड मेंटेन किया जा सकता है। ओके, और इसे हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद जो मेजर कैरेक्टर है दैट इज़ द कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इजीली डिस्टिंक्ट हैं, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट मीन्स द कैरेक्टर्स आर इजीली डिफ्रेंशिएबल, डिफ्रेंशिएबल होते हैं। यानी कि इनके कैरेक्टर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा है कि हम जो मटेरियल ले रहे हैं आखिर उसे जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो मटेरियल पी लिया वो क्यों रीज़न लिया था। अब मेंडल जो सिलेक्ट हुए थे, मेंडल जिन्होंने अपना क्या किया एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रहे। आखिर वो सक्सेस क्यों रहे थे? उनके सक्सेस होने का सबसे मेन रहा था कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो एक्सपेरिमेंट ट्रू ब्रीडिंग लाइन तक किए थे। ट्रू ब्रीडिंग लाइन से मतलब क्या है कि अगर कोई कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर प्योरली है, यानी कि उसके बाद अगली जनरेशन तक जब भी हम उसे ग्रो कराएंगे तो सिर्फ वही कैरेक्टर दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने पी लिया, पी जो लिया है वो उसके लॉन्ग कैरेक्टर के लिए यानी कि उसकी हाइट के लिए इंडिकेट कर रहा है। अब उससे जब तक स्टडी की है, जब तक कि उसके आगे आने वाले जनरेशन्स के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे ना हो, यानी कि सारे प्लांट्स कैसे नहीं होने चाहिए, लॉन्ग होने चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस कहते हैं। अप्रॉक्सीमेट इन्होंने कंप्लीट जो प्लांट्स हैं उन जो
पी प्लांट है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेलेक्ट की और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही उन्होंने स्टडी की थी। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे, तो उन्होंने खासतौर से 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लिए थे। इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स लिए थे। ओके, और ये 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर कौन कौन से थे, पहला है प्लांट हाइट, एक क्या लिया, हाइट, और इस हाइट के 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर थे, एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर और एक रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा होता है, वो कैरेक्टर जो कि दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस कर दे और अपने आप को एक्सप्रेस करे, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, उसे तो हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और रिसेसिव कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में ही अपने आप को एक्सप्रेस करे और हेटेरोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, उसे हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इसका हाइट का जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो टॉल कैरेक्टर था, रिसेसिव जो था वो ड्वार्फ था। ओके, सेकंड कैरेक्टर जो लिया गया था दैट इज द फ्लावर कलर। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर इसका वॉयलेट डोमिनेंट था और वाइट इसका रिसेसिव था। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल इसका डोमिनेंट था, टर्मिनल इसका रिसेसिव था। उसके बाद में पॉड शेप, पॉड शेप यानी कि फली का इन्फ्लेटेड इसका डोमिनेंट कैरेक्टर था, और उसके बाद कंस्ट्रिक्टेड इसका रिसेसिव कैरेक्टर था। पॉड के अगर हम कलर की बात करें, पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन इसका डोमिनेंट था और येलो इसका रिसेसिव था। वहीं पर सीड शेप की बात करें, सीड शेप तो इसका राउंड डोमिनेंट था और रिंकल्ड इसका रिसेसिव था। वहीं अगर हम सीड कलर की बात करें, सीड कलर की, तो येलो इसका डोमिनेंट था और ग्रीन इसका रिसेसिव था। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लिए थे, एक तो हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो हाइट जिसका डोमिनेंट था टॉल, रिसेसिव था ड्वार्फ, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल टी से, इसे स्मॉल टी से, वॉयलेट वी से, इसे स्मॉल वी से, एक्सियल ए से, इसे स्मॉल ए से, इन्फ्लेटेड आई से, इसे स्मॉल आई से, इससे पॉड कलर को कैपिटल जी से, इसे स्मॉल जी से, सीड शेप को कैपिटल आर से, इसे स्मॉल आर से, और येलो इसे कैपिटल वाई से, इसे स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं इसके जीन्स के सिंबल को। तो जीन्स के बारे में हम बात कल करेंगे कि जीन्स किस तरह से होता है, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसे आज यहाँ तक लर्न कीजिएगा। ओके बाय स्टूडेंट्स।